नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री कैरियर इंस्टीट्यूट पर, जहां हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को सरल और मज़ेदार तरीके से समझते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 का पाठ 7 भेड़ाघाट, और इस में हम इसकी पूरी तरीके से प्रश्न उत्तरों की व्याख्या करेंगे, प्रश्न उत्तर को विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं पाठ 7 भेड़ाघाट। तो देखिए, पाठ पढ़कर हम हमारा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। पाठ आप अपनी किताब में पढ़िएगा, मैं सीधा इसका अभ्यास आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। अभ्यास में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए, जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। बंदिनी यानी महिला, कैदी। निष्काम बिना स्वार्थ के। कृष्णत्व कालापन या श्याम रंग। घर्षण घिसावट या रगड़। नगण्य तुच्छ, किसी गणना में न आने योग्य। नुस्खा वैद्य द्वारा दी गई दवाई। कुता यानी संख्या जानना। तृण तिनका या कोमल घास। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो हमने यहाँ लिख रखे हैं। भेड़ाघाट जबलपुर से कितने मील दूर है? भेड़ाघाट जबलपुर से 13 मील दूर है। गौरी शंकर मंदिर किसने बनवाया था? गौरी शंकर मंदिर त्रिपुरी राजघराने के महाराज करण देव की महारानी अल्हणा देवी ने संवत 1155 से 56 विक्रमी में बनवाया। इस प्रकार इसका निर्माण 850 वर्ष पूर्व किया गया। दूध धारा किसे कहते हैं? उत्तर होगा, दूध धारा संगमरमरी चट्टानों पर से नर्मदा का बहता जल है। वह जब घर्षण के साथ धुआंधार झरने से पानी गिरता है तो वह दूध जैसा दिख पड़ता है, इसलिए इसे दूध धारा कहते हैं। भेड़ाघाट घूमने कौन गया था? भेड़ाघाट घूमने के लिए लेखक स्वयं गया हुआ था। सौंदर्य के क्षण क्षण पर बदलती सी लगती है। इसके किनारे मंदिर और धर्मशालाएं हैं। भेड़ाघाट की छोटी सी पहाड़ी पर गौरी शंकर मंदिर है। रात्रि के सन्नाटे में दूध धारा का घर घर शब्द गौरी शंकर मंदिर में सुनाई पड़ता है। यहाँ सर्वत्र ही प्रकृति की सुंदरता का साम्राज्य है। भेड़ाघाट पर नर्मदा के दोनों ओर की चट्टानें किस पत्थर से बनी हुई है? भेड़ाघाट पर नर्मदा नदी के दोनों ओर की चट्टानें मुख्य रूप से संगमरमर यानी मार्बल के पत्थर की बनी हुई है। ये सफ़ेद, गुलाबी और नीले रंग के संगमरमर की चट्टानें भेड़ाघाट की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती हैं। अब प्रश्नों के उत्तर हमें विस्तार से लिखना है, यानी बड़े लिखना है। नर्मदा नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। चलिए करते हैं। नर्मदा नदी अपने अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यह नदी भारत की पवित्र नदियों में से एक है, और इसके किनारे की हरियाली, घुमावदार रास्ते और जलधाराएं मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती हैं। नर्मदा के तटों पर स्थित पहाड़ियाँ और घाटियाँ इस नदी के सौंदर्य में 4 चांद लगाती हैं। नदी के पानी की शीतलता और स्वच्छता आसपास के प्राकृतिक वातावरण के साथ एक सुंदर समन्वय बनाती हैं। इसके तटों पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष, हरे भरे जंगल और विभिन्न प्रकार के फूल फल इस क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा को और भी समृद्ध बनाते हैं। विशेष रूप से अमरकंटक से निकलती हुई नर्मदा की धारा और इसके तट पर बसे हुए मंदिरों और घाटों का दृश्य अत्यंत रमणीय होता है। जबलपुर में भेड़ाघाट के अतिरिक्त कौन कौन से घाट हैं? वे भेड़ाघाट की तरह आकर्षक क्यों नहीं लगते? लेखक ने भेड़ाघाट देखा। वहाँ की सुंदरता का प्रभाव लेखक के मन पर बहुत ही अधिक था। उसने सबसे पहले ग्वारी घाट तथा तिलवाड़ा देख लिया था। इन स्थानों की प्रकृति भी कम सौंदर्यमयी नहीं थी। यहाँ की चट्टानें भी सतपुड़ा के शिखरों की गौरव थी। इन प्राकृतिक उपादानों में उनकी विशालता ही शोभा ही थी।
जिसके महत्व को नहीं आंका जा सकता। दूध धारा और धुआंधार भी अपने प्राकृतिक सौंदर्य की आभा को बिखेर रही थी। इन्हीं शिखरों के मध्य गौरी शंकर और 64 योगिनी का मंदिर है। नर्मदा के किनारों वाले बीहड़ जंगलों के मध्य इन मंदिरों का निर्माण करना भी अपने आप में एक ऐतिहासिक सच्चाई है। लेखक को इन सभी स्थलों की सुंदरता ने प्रभावित तो किया, परंतु उसके ऊपर भेड़ाघाट की सुंदरता का मुग्धकारी प्रभाव चमत्कारिक है। आगे देखते हैं। लेखक द्वारा की गई भेड़ाघाट यात्रा का वर्णन कम से कम 100 शब्दों में कीजिए। लेखक को सन 1914 ईस्वी में भेड़ाघाट देखने का अवसर मिला। भेड़ाघाट जबलपुर से 13 मील दूर है। वह आधा घंटे में मीरगंज स्टेशन पर पहुंच गए। उस समय रेलगाड़ी की यह गति बहुत तेज समझी जाती थी। 2-3 अंग्रेज अपने खानसामे के साथ भेड़ाघाट जाने के लिए मीरगंज स्टेशन पर उतरे थे। नर्मदा नदी के भेड़ाघाट तक वहां सड़क कच्ची थी। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा का प्रवाह 800 मील तक बहता है, परंतु भेड़ाघाट इसके उद्गम अमरकंटक से 144 मील दूरी पर है। मुर्की और लोकेश्वर के बीचों बीच भेड़ाघाट स्थित है। यह वह स्थल है जहाँ किसी युग में भृगु ऋषि ने तपस्या की थी। यहाँ की संगमरमरी चट्टानें निर्मल और सुंदर है। वहाँ की गंभीरता प्रदर्शित करती है कि मानो वह ऋषि आज भी वहाँ अपनी तपस्या में लीन है। इन चट्टानों के ऊपर कोमल घास उगी हुई है। चंद्रमा की चांदनी में चांदी की तरह चमक उठती है और सूरज की तपिश में ताप उठती है। बरसात में घना अंधकार सब ओर छा जाता है। लेखक को यहाँ के सौंदर्य ने बहुत अधिक प्रभावित किया है। लेखक ने गौरी शंकर और 64 योगिनियों के मंदिर को भी देखा। इसके समीप ही दूध धारा को देख लेखक चमत्कृत हो उठा। इस सब की घर घर और मर मर की आवाज़ अभी भी लेखक को अपने कानों में गूंजती प्रतीत होती है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है सतपुड़ा का जंगल कहाँ स्थित है। तो सतपुड़ा का जंगल कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। धुआंधार प्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है? वो बनता है नर्मदा नदी के गिरने से। भेड़ाघाट की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर बना है? भेड़ाघाट की पहाड़ी पर गौरी शंकर मंदिर बना है। अगला है पल पल पलटती भेष छल की छन छन छवि धारती। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति है श्रीधर पाठक की। ठीक है। अब है निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न 5 है। चलिए करते हैं। पहली है बैल को अपने खूंटे पर ही अच्छा लगता है। इसका अर्थ होगा एक पुरानी कहावत है कि बैल जो अपने निश्चित स्थान पर बैठता रहा हो उसे वही स्थान प्रिय लगेगा। अगला है नर्मदा चाहे कितनी मरमर करे वह मरती नहीं है। नर्मदा नदी अपने जल के प्रवाह से मरमर की ध्वनि उत्पन्न करती हुई बहती रहती है, किंतु इसके दोनों किनारों की ऊंची चट्टानों की श्वेतता कभी भी मर नहीं सकती। अगला है जो जनसेवा के लिए नीचे गिरना स्वीकृत करते हैं उन्हें शोभा धाम के ऐसे ही हाथ संभाल लिया करते हैं। नर्मदा नदी जब भेड़ाघाट पर अत्यधिक ऊंचाई से गिरती है तो उसके दोनों किनारों पर खड़ी संगमरमर चट्टानें उसे मानो अपनी भुजाओं में स्थान देती प्रतीत होती है। इसी प्रकार जब भी कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तित्व जनसेवार्थ झुककर अथवा नत होकर कोई कार्य संपन्न करने हेतु चल पड़ता है तो उसे समाज रूपी सुंदर एवं मजबूत हाथ अपना सहारा एवं संबल देता है। तो ये था इनका अर्थ। आगे देखेंगे। अब भाषा अध्ययन में निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। डॉक्टर, ड्रॉप, कॉलेज, बॉल, बॉस, कॉल, लॉकर, ऑफिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लिखिए। ठीक है, वर्णमाला के क्रम में हमें ऐसे लिखना है। चलिए लिख लेते हैं। इसमें पहला होगा उज्ज्वलता। ठीक है, दूसरा होगा किनारा, मैं नंबर डाल रही हूँ उस तरीके से आपको लिखना है। तीसरा होगा खूंटा,
चौथा होगा ग्वारी घाट, पांचवा होगा दर्शन, छठा होगा नर्मदा, सातवां होगा नवरत्न, आठवां होगा बरसात, नौवां होगा भेड़ाघाट, 10वां है मुलायम, 11वां रेती और 12वां सन्यासी। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है क्रम में। अगला है निम्नलिखित उदाहरण के अनुरूप दिए गए शब्दों का प्रयोग एक एक वाक्य में कीजिए। तो चलिए, क्या है? कालिदास, विक्रमादित्य, नवरत्न, ये 3 अलग अलग शब्द हमें दिए हैं। इसका हमें एक ही वाक्य में करना था। क्या किया? कालिदास विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक थे। वैसे ही नगण्य, मूल्य, ईमानदारी, तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, ईमानदारी से देखा जाए तो इन संगमरमरी चट्टानों की अपेक्षा चांदी का मूल्य नगण्य है। ठीक है, आगे देखिए, नर्मदा जबलपुर भेड़ाघाट प्रगति चित्रण मनोरम, तो कैसे लिखेंगे? जबलपुर के समीप नर्मदा नदी के भेड़ाघाट का प्रगति चित्रण लेखक ने बहुत ही मनोरम शैली में किया है। रात पक्षी घोंसला, रात को पक्षी अपने घोंसले में छिपकर धुआंधार के झरने की घर घर की आवाज सुनते हैं। आगे देखते हैं, शुद्ध शब्द छांटकर सामने के खाने में लिखिए। चलिए लिखते हैं। तीनों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? यह है पर्वत। अगला क्या है? नर्मदा, 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 तो ये हो जाएगा नर्मदा। श्रेणी, 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 तो श्रेणी हो जाएगा। पूर्वी, पूर्वी, पता नहीं क्या है ये, ठीक, ये सही है। प्रताप, परपात, परपात, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रताप, प्रपात। ठीक है, पश्चिम, 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 तो यहाँ पर कौन सा सही है? ये है पश्चिम। ठीक है, अगला देखिए, ध्यान दीजिए, अर्थ और वाक्य प्रयोग। कल, अगला दिन भी होता है, पिछला दिन भी होता है, चैन और मशीन, कल के इतने सारे अर्थ है और उन अर्थ के आधार पर उनका वाक्यों में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ एक ही शब्द कल के विभिन्न वाक्य प्रयोग हुए हैं जिनसे अलग अलग अर्थ स्पष्ट हो रहा है। जानिए, प्रसंग या प्रयोग के अनुसार एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, अतः ऐसे कई अर्थ प्रकट करने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। यहाँ हमें 4-5 शब्द दिए गए हैं। इन शब्द के हमें 2-2 अर्थ लिखकर उनके वाक्यों में प्रयोग करना है। चलिए करते हैं। यहाँ मैंने बना रखी है पूरी सारणी। आम, आम एक फल का नाम भी होता है और जनसाधारण को भी आम कहा जाता है। आम फलों का राजा है। नेताजी ने आम सभा में भाषण दिया। काल, समय और मृत्यु, रामायण काल में लोग धर्मपरायण थे, सुनामी आने पर लोग काल कवलित हो गए। गति, चाल और अवस्था, रेलगाड़ी की गति तेज हो गई, उसकी गति बहुत खराब हो गई। अर्थ, भाव, आशय या धन, उसके कथन का अर्थ इस समझ में नहीं आता। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। तात, तात का मतलब पुत्र भी होता है और पिता भी होता है। हे तात, मेरे लिए जल लाओ। हे तात, तुम कहाँ हो? ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए नीचे बने घड़े में लिखे शब्दों में से उचित शब्द छांटकर लिखिए। पहला है उपकार मानने वाला, तो वो कौन होता है? कृतज्ञ। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। कम खाने वाला, मिताहारी। रोगी का इलाज करने वाला, चिकित्सक। फिर है जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित।
फिर है जो लोगों में प्रिय हो, वो हो जाएगा लोकप्रिय। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो मुझे कमेंट में पूछें, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।